हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज एक नया टॉपिक, आधुनिक बल्कि कह सकते हैं विश्व का इतिहास के कुछ ही टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति। तो चलिए हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में और उन्हीं सभी फैक्टों को समेटते हुए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा, निसंदेह रूप से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए हम चलते हैं पहला कि फ्रांस की राजक्रांति के बारे में हम जान लें। तो फ्रांस हमारा एक दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो किस महाद्वीप में स्थित है? आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले जो है वो कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं था, सभी जगह कौन सी व्यवस्था थी? राजतंत्र था। इसी तरह से फ्रांस में भी जो है वो राजतंत्र था। तो फ्रांस में राजतंत्र एक प्रकार से काफ़ी निरंकुश हो गया था और जो सबसे निचले वर्ग हैं उनका काफ़ी जो है व्यापक स्तर पर शोषण होता था। बंद करो फोन, नहीं बाहर जाओ, उठो बाहर। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो छोटे वर्ग, जो शोषित वर्ग थे, तमाम तरह की सुविधाएँ नहीं थी, राजा जो है निरंकुश थे, विलासितापूर्वक जीवन जीते थे। जो पादरी वर्ग था वो करों से मुक्त था और उसको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन जो निचला वर्ग था उसको जो है सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो एक प्रकार से वहाँ के राजतंत्र के विरुद्ध जो निम्न वर्ग है उसमें व्याप्त असंतोष व्याप्त हो गया और वो जो है वो एक क्रांति के रूप में उसका जो है वो उदय हुआ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रांस की राजक्रांति। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण फैक्टों को लेते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य फ्रांस की राजक्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के बारे में जानना जरूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहला कि 1789 में फ्रांस के जो अयोग्य शासक थे वो कौन थे? लुई 16वां। तो लुई 16वां की निरंकुशता के विरुद्ध जो है वो एक क्रांति हुई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो यह जो है अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो क्या था? ये राजतंत्र के विरुद्ध जो है वो एक क्रांति थी। क्या था ये? राजतंत्र के विरुद्ध एक क्रांति थी। और क्रांति की शुरुआत पूछा गया एग्जाम में कब हुई? 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को। तो इसको सन हम कैसे याद रखें? 1 है और उसके बाद 7 से बढ़ते हुए क्रम है, 7, 8, 9। तो फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? 1, 7, 8, 9। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? 1, 7, 8, 9। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। खासतौर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि फ्रांस की राजक्रांति जो है वो किस वर्ष हुई, और यदि ये डेट पूछता है तो डेट आपकी क्या है? 5 मई 1789। फिर एक हम और फैक्ट मिल रहा हमको कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को जो है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस डेट को जो है वो क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। फिर आगे हम चलते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति का नारा क्या था? तो 3 चीज़ें थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो उसको याद रखिएगा कि फ्रांस की राजक्रांति का नारा क्या था? तो 3 शब्द थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फिर हम आगे चलते हैं। अंततः क्या हुआ कि जो लुई 16वां था, फ्रांस का राजा था, ये जनता क्रांतिकारियों ने क्या किया? इसको पकड़ लिया और 21 जनवरी 1793 को इसको फांसी दे दी गई। और जो इसकी पत्नी थी, जो भी निरंकुश थी, काफ़ी उटपटांग राय दिया करती थी, है ना, उससे वहाँ की जनता जो है घृणा करती थी, तो उसको भी जो है वो क्या पकड़ करके मृत्युदंड दे दिया गया। फिर कुछ कथन है, जैसे एक कथन ये है, ये कथन एग्जाम में आपके आया है। कथन क्या है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून। ये कथन किसका है? आपका लुई 14वां का। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि लुई 14 जरूर याद रखना है ना, क्योंकि जब देगा ये तो लुई 11वां, 12वां, 14वां, 16वां इस तरह से विकल्प इसमें रहेंगे। तो क्या है? लुई 14वां का। फिर एक हार्डर है
हैडर को जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपका कि हैडर जो है वो किसको सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? हैडर को। और फ्रांस की राजक्रांति का एक नाम और पड़ता है, एक नाम और है, वो क्या है? बुर्जुआ क्रांति। बुर्जुआ क्रांति। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इस क्रांति में ज़्यादातर लोग जो भूमिका निभाए थे वो कौन थे? मध्यम वर्ग थे। और मध्यम वर्ग को जो है बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। इसलिए फ्रांस की राजक्रांति को जो है वो बुर्जुआ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम चलते हैं। उसी समय बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और उनके विचारों से निसंदेह रूप से जो है वो क्रांति को बढ़ावा मिला। तो उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य रूप से रूसो, वॉल्टेयर और आपके मॉन्टेस्क्यू, इनके विचारों का भी जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो फ्रांस की राजक्रांति पर पड़ा। फिर हम आगे चलते हैं। एक कथन है, देखिए बहुत सुंदर कथन है, एग्जाम में आया है ये। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये कथन किसका है आपका? ये वॉल्टेयर का कथन है। किसका कथन है ये? वॉल्टेयर का। और अगला देखते हैं हम। अगला आपका जो है वो एक पुस्तक है ना, जिसका इस क्रांति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वो पुस्तक क्या है आपका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या हिंदी बोलेंगे तो सोशल समझौता। तो ये पुस्तक किसकी है? किसकी है? रूसो की है ये। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत जो है वो किसे कहा जाता है? रूसो को, है ना, रूसो को। इसको अंततः हम मरवा दिया गया था, है ना, रूसो कहा जाता है। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा, कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर तरह परतंत्रता की बेड़ियों में, है ना, परतंत्रता की बेड़ियों का लीजिए आप लोग, है ना, बेड़ियों से जो है वो जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर तरह परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ। ये कथन किसका है आपका? रूसो का कथन है ये, है ना। और अगला देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? है ना, तो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। उसका कारण क्या था? फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप महाद्वीप में जो है वो सबसे पहले राष्ट्रीयता का उदय जो है वो कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। फिर आगे चलते हैं हम कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप एक बहुत ही प्रतिभाशाली एवं योद्धा का जन्म हुआ, जो उदय हुआ कह सकते हैं। जन्म तो पहले हो चुका था, उदय हुआ, और जिसने जो है वो यूरोप को आगे बढ़ाने में काफ़ी प्रयास किए। तो उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली धनी व्यक्ति था। और एक कथन उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वो कहा करता था कि मेरी डिक्शनरी में जो है वो असंभव या नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, है ना। मेरी डायरी में असंभव या नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के लिए जो है वो यदि उसके अंदर लगन है तो उसके लिए कोई काम जो है वो असंभव नहीं है, है ना। तो हमको हार नहीं माननी चाहिए। हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से छात्रों में भावना जाती है कि नहीं हमसे नहीं होगा ये। तो ऐसी भावना का हम अगर अब सोचते हैं तो ये नेपोलियन की भावना का जो है अपमान होगा। तो यहाँ हम नेपोलियन से सीख ले कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। यदि हम ध्यान से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो हर चीज़ क्या होगी? मुमकिन होगी, है ना। तो यहीं पे नेपोलियन का जन्म पूछता है। तो नेपोलियन जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन जन्म हुआ। और नेपोलियन ने जो है वो फ्रांस को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि एक प्रकार से उसने समूचे यूरोप महाद्वीप पर नेतृत्व किया। और इसके कारण से नेपोलियन को जो है वो कुछ उपाधियां दी गई हैं, कुछ उपनाम दिए गए हैं। तो वो एग्जाम में आते हैं आपके, जैसे नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता, राष्ट्रवाद का मसीहा, क्रांति का शिशु, यूरोप का भाग्य विधाता। तो ये क्वेश्चन के रूप में आते हैं कि यूरोप का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है या क्रांति का शिशु किसे कहा जाता है।
तो सभी क्या आंसर है इसके? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर हम आगे चलते हैं कि नेपोलियन जो है वो एक डायलॉग मारा करता था, है ना। ऐसे कि एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में कि किस देश को, दुनिया के किस देश को बनियों का देश इंग्लैंड कहा जाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था कि इंग्लैंड जो एक बनियों का देश है। और आगे चलते हैं हम कि नेपोलियन ने जो है वो कई युद्ध जीते, है ना, और काफ़ी महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसका अंतिम युद्ध जो जीता हुआ युद्ध कौन सा था? वो था आपका ऑस्ट्रिया का युद्ध, है ना। ऑस्ट्रिया का युद्ध जो है वो नेपोलियन द्वारा जीता गया अंतिम युद्ध था। उसके बाद नेपोलियन में जो है वो गिरावट शुरू हो गई और 1815 में नेपोलियन जो है वो वाटरलू के युद्ध में, है ना, वाटरलू के युद्ध में जो है वो मित्र राष्ट्र की सेना से जो है पराजित हुआ। और क्या हुआ? इसको बंदी बना करके, और एक द्वीप है आपका सेंट हेलेना द्वीप, वहाँ जो बड़ा सुनसान है, वहाँ पर इसको ले जा करके छोड़ दिया गया। और 5 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। तो मेरा ये छोटा टॉपिक था फ्रांस की राजक्रांति। मेन चीज़ें हमने बताई हैं इसमें, और आशा है कि आप इसको जो है वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस समय लाइट नहीं है, सुबह 8 बजे से लाइट गोल है, सब लोग पसीना से परेशान है। इन्वर्टर जो है वो सिर्फ ट्यूबलाइट का ही बोझ उठाने में समर्थ है। पंखे बंद है ना, गर्मी लग रही है ना, बच्चे गर्मी से परेशान हैं, हम भी गर्मी से थोड़ा सा परेशान तो नहीं होते हम, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगे तो फिर मनुष्य होने का मतलब ही नहीं है। तो चलिए विदा लेता हूँ, अगले वीडियो फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।